हेलो डियर स्टूडेंट, रेस आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु राय और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यूपीएससी का अगर कह दिया जाए तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका फेवरेट पार्ट है यहाँ पे कौन सा? क्लाइमेट चेंज। और यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्लाइमेट क्या होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो डे टू डे जो चेंजेस होते हैं बेटा, उसको मौसम या वेदर कहा जाता है। जैसे आज बारिश हो गई, कल जो है बारिश नहीं हो रही, आसमान साफ है और काफी सनी मौसम है, काफी ज्यादा प्रकाश है। तो ये क्या है? ये मौसम है, डे टू डे जो चेंजेस हो रहे हैं, या एक शॉर्ट पीरियड में चेंजेस होते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो एक वेदर का पैटर्न लॉन्ग पीरियड में जो दिखाई पड़ता है, लंबे समय में दिखाई पड़ता है, एक पैटर्न हमें दिखाई पड़ेगा। जैसे कि आप 4 महीने बारिश हो रही है, 4 महीने ठंडी पड़ रही है, फिर 4 महीने गर्मियां पड़ रही है, तो एक पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है पूरे साल में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्लाइमेट हो जाता है। तो वही जो पैटर्न बना हुआ है, ये 4 सालों का आप जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो चेंजेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं? आपको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर कंडीशन। क्या कह सकते हैं आप? इसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर कंडीशन। क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर कंडीशन। तो लॉन्ग टर्म जो शिफ्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ये जैसे अब जैसे एक बात और, जैसे एक साल पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है ना, और अगली साल फिर से पैटर्न पुराने पैटर्न पर आ गया, यानी जो भी चेंजेस थे वो फिर से रिवर्स हो गए, तो उसको क्लाइमेट चेंज नहीं कहा जाएगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब हो गया कि अब पैटर्न ही चेंज हो गया। आज से 10 साल पहले जो पैटर्न लगातार चल रहा था वो बदल गया है और अब नया पैटर्न आ गया। यानी कि जो ठंडियां अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती थी, मान लीजिए, वो अब नवंबर में स्टार्ट हो, नवंबर लास्ट में जाकर स्टार्ट होना शुरू हो जाए, और ऐसे कई लंबे समय तक चलता रहे, 4 साल 5 साल चलता रहे, तब इसको क्लाइमेट चेंज कहा जाएगा। अगर एक ही साल में वापस रिवर्स हो जाता है तो उसको आप क्लाइमेट चेंज नहीं कह सकते, वो तो एक टेम्परेरी कुछ चेंजेस माना जाएगा। तो याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म जो शिफ्ट होता है जो वेदर कंडीशन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक बात और याद करिए कि ये किन किन चीजों में चेंजेस अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन यानी कि आप कह सकते हैं रेन, यानी बारिश में आपको चेंजेस देखने को मिल जाए। यानी अब जैसे नॉर्थ इंडिया में यूपी की बात करें, हम बिहार की बात करें, तो जनरली यहाँ पे जून के लास्ट समय से 15 जून के बाद बारिश स्टार्ट होती है। और मान लीजिए अगर ऐसा दिखाई देने पड़े कि लगातार 4-5 साल ऐसा हो कि बारिश जुलाई से स्टार्ट होने लगे, तो ये क्या? एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट हमें दिखाई पड़ेगा वर्षा का जो पैटर्न है उसमें। तो आप क्या कह सकते हैं उसको? आप उसे कह सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन के अंदर जो चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, ये हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं टेम्परेचर के अंदर चेंजेस दिखाई पड़ रहा हो, इसमें टेम्परेचर में चेंजेस दिखाई पड़ रहा हो, कि जैसे अभी अचानक से पिछली बार हुआ था ऐसा, और इस बार भी कुछ देखने को मिला कि ठंडियां अचानक से गायब हो गई। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, फरवरी आते ही ठंडी अचानक से फरवरी के लास्ट समय में गायब हो गई और मार्च में आते ही गर्मियां पड़ने लगी। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, किसी साल ऐसा हो गया, फिर अगली साल ऐसा होता है कि फरवरी पूरा और मार्च की शुरुआत समय तक धीरे 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 ठंडी गायब होती है। तो ये क्या? एक पैटर्न बना हुआ पहले से, लेकिन अब हर साल लगातार 4-5 साल ऐसा हो कि जैसे ही मार्च स्टार्ट हो तुरंत ठंडी एकदम गायब हो जाए, तो फिर वो क्या बोलेंगे? वो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस हो रहा है। बात समझ में आई? तो प्रेसिपिटेशन में चेंजेस हो, टेम्परेचर में चेंजेस हो, और विंड में भी चेंजेस हो। तो हमारे यहाँ हवाएं चलती हैं, कभी पछुआ हवाएं, कभी पूर्वा हवाएं, है ना, यानी कि मानसूनी हवाएं जो चलती हैं, कभी उसमें भी पश्चिम से या पूरब से आती है। यूपी की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। देश के अंदर भी मानसून हवाएं जानते हैं। मानसून का मतलब ही होता है रिवर्सल ऑफ विंड, और वो भी रिवर्सल ऑफ विंड टाइम टू टाइम होता रहता है। तो अगर यही पैटर्न चेंज हो जाए और जो रिवर्सल ऑफ विंड जून में शुरुआत हो जाते हैं मानसून का, 1 जून को केरला कोस्ट को वो हिट कर देता है, अगर यही 1 जून को हिट करके 15 को हिट करे, यानी जो हवाएं आ रही हैं वो 15 जून तक आने लगे, तो क्या हो गया? विंड में भी चेंजेस आएंगे आपको। तो ये सारे इंडिकेटर हैं किसके? क्लाइमेट चेंज के।
इसके अलावा अदर इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, एंड अदर इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। अदर इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके इंडिकेटर्स हो गए, किसके, क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि एवरेज कंडीशन, जो पूरे साल के अंदर वेदर की एवरेज कंडीशन होती है, उस एवरेज कंडीशन, ये जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड, इनके एवरेज कंडीशन में क्या हो जाए, चेंज आ जाए, ठीक है ना। और साथ साथ में जब ये चेंजेस आते हैं बेटा, तो उस समय देखो हर बार ऐसा होता है कि कुछ समय एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, लाइक गर्मियों में एक्सट्रीम कंडीशन आती है, लू चलती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, राइट। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन, आप उसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सट्रीम जो भी कंडीशंस होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस हो जाए, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स चेंज हो जाए, तो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स चेंजेस। तो जो फ्रीक्वेंसी है एक्सट्रीम इवेंट्स का, वो भी क्या हो जाए, बदल जाए। तो जैसे मान लीजिए कि लू जो है चलती थी आपके मई और जून के समय में, लू चले, और आपके फिर लू जो है अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाए, और हीट वेव्स चलती हैं, तो हीट वेव की जो फ्रीक्वेंसी आती है, मान के चलिए 2-3 साल में एक बार हीट वेव बहुत खतरनाक आती थी, हर साल आने लगे, है ना। फ्लड जो है वो 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद आता था फ्लड, कभी जब ला नीनो जैसी घटनाएं होती थी। अब फ्लड हर साल आने लगे। जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस अगर होने लगे, तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। यानी ये भी एक आपका इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइमेट जो है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। बात समझ में आई बेटा। तो यही सब चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज को इंडिकेट करती हैं। अब हमारे पास ये सवाल उठता है कि क्लाइमेट चेंज के कॉजेज क्या क्या है, कारण क्या क्या है। तो कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले 2 भागों में बांटेंगे इस कॉजेज को। जो कॉजेज होंगे 2 भाग में बांटेंगे। पहला जो भाग होगा हमारा नेचुरल कॉजेज, और दूसरा जो है यहां पर हम बात करें तो आर्टिफिशियल कॉजेज या मैनमेड कॉजेज होगा, है ना। तो नेचुरल कॉजेज और दूसरा क्या होगा, मैनमेड कॉजेज, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित कॉज है। तो कई तो इसमें ऐसे कारण है जो क्लाइमेट नेचुरली अपने ही आप कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कई सारे ऐसे कंडीशन हो जाते हैं, ऐसे कुछ एक्सट्रीम इवेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज हो जाए वहां के, और हो सकता है बाद में क्लाइमेट दूसरे तरीके का हो जाए, दूसरे तरीके के जीव जंतु वहां पाए जाने लगे। तो ये तो क्या है, नेचुरल कॉजेज है। अब कुछ कॉजेज मैन मेड भी होते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में हम एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, किस पे, वातावरण के ऊपर। और उसी की वजह से क्लाइमेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है। और बहुत सारी चीजें इसको हम लोग एविडेंट कर देख सकते हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं जो बताते हैं कि मैन मेड, जैसे हम लोग प्लास्टिक यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, प्लास्टिक की यूज की वजह से भी हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे चीजों में परिवर्तन आ रहा है, उससे क्लाइमेट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत सारा हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल बर्न कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती इन्वायरमेंट में जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और वहां से क्लाइमेट चेंज। तो ये सब क्या है, ये सब मैनमेड है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग नेचुरल कॉजेज। चलो पहला आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग नेचुरल कॉजेज के बारे में चर्चा करेंगे कि नेचुरल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी नेचर में उपलब्ध है, और इसकी वजह से ये नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या क्या नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, जरा देखिए कॉजेज में क्या क्या हो सकता है। नेचुरली ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचर में, और कई बार इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी पहला। अब देखो आपसे सवाल भी ऐसे पूछा जा सकता है ना कि कौन से कॉजेज ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, नेचुरल कॉजेज या फिर मैनमेड कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज पे हम लोग का तो बस चलता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैनमेड हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रीलिम्स या मेंस में यहां से फैक्ट उठाए जा सकते हैं, क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है
कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या क्या कॉजेज है क्लाइमेट चेंज के और हाउ टू रेक्टिफाई देम, या मनुष्य उसके लिए क्या क्या चीजें कर सकता है उसको कम करने के लिए। तो ये सवाल बन गया। अब इस पे आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, मौजूदा समय में जो डेटा अवेलेबल है उस तरीके के डेटा आपके पास होने चाहिए। तो एनीवे, तो उसी तरीके की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी आप कह सकते हैं। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी से कैसे है बेटा, तो देखो कई बार अब वॉल्केनो आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है ना। आपका एडेसिटिक हो सकता है या फिर आपका बेसाल्टिक टाइप का हो सकता है ना। तो इस तरीके से जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उनमें भी जो इरप्शन का तरीका होता है वो अलग होता है। या तो वो वेरी वायलेंट हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, बहुत ही सामान्य हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, तो डिपेंड करता है। तो अगर इस तरीके से कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो उसमें बहुत सारा लावा बाहर आता है, बहुत सारी धूल बाहर आएगी, धूल बाहर, धुआं बाहर, है ना। और धूल और धुएं से कई बार जो आसमान है वो ढक जाता है बहुत लंबे समय के लिए, और उसकी वजह से बहुत लंबे समय तक उस पूरे एरिया में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा। क्लाइमेट चेंज ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हो जाएगा, वहां का क्लाइमेट क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत लंबा समय लगा बाकी सब सेटल होने के लिए। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी एक तरीका है जिससे के द्वारा नेचुरली क्लाइमेट क्या होता है, वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा सोलर आउटपुट की भी बात करें हम, दूसरा एग्जांपल इसको कह सकते हैं आप, सोलर आउटपुट। तो समय समय पर सूर्य के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, है ना। कभी कभी सोलर फ्लेयर ज्यादा आने लगते हैं, सोलर आउटपुट जो है वो ज्यादा हो सकता है। बहुत लंबे इतिहास रहा है अर्थ का, और उन इतिहास में ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं। हमारा ह्यूमन बीइंग का तो इतिहास कितना है भाई, हम लोग तो एक लाख साल पुराने हैं बस, है ना। हमारा जीवन भी 60 70 80 साल ही चलता है। पृथ्वी तो कब से 4.6 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी का उत्पन्न हुई, और समय समय पे बहुत सारे चेंजेस हुए, बिलियन अरबों साल पहले। बात समझ में आई। तो इसको तुरंत ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल है, लेकिन साइंटिफिकली अगर स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सोलर जो आपका आउटपुट होता है, टाइम टू टाइम इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। और आगे चल के आप लोग भी जानते हैं, अगर स्टार्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको वहां दिखाई पड़ेगा कि स्टार्स के जो अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसमें बाद में आपका एक रेड बन जाता है स्टार, जिसमें गर्मी कम हो जाती है। सारी चीजें डिटेल में आपको आप पढ़ेंगे जब यूनिवर्स के बारे में, तब वहां पे दिखाई पड़ेगा। तो सोलर आउटपुट भी क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। अगर सोलर आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाए तो गर्मियां बढ़ जाएंगी, सोलर आउटपुट कम हो तो गर्मियां कम हो जाएंगी। इस तरीके का प्रभाव आपका ये नेचुरली ये सारे प्रभाव डाले जा सकते हैं। और अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, तो तीसरा जो है, अगर कुछ चेंजेस होता है जैसे अर्थ ऑर्बिट, अगर अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही कुछ चेंजेस आ जाए तो भी क्या हो सकता है, जैसे अर्थ ऑर्बिट सूर्य के नजदीक आ जाए तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है। अर्थ ऑर्बिट और दूर हो जाए तो हो सकता, जिस पाथ पे वो इस समय ऑर्बिट जो चारों तरफ घूम रही, रिवॉल्व हो रही है, वो अपना वो पाथ चेंज कर दे, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ये सारे क्या है, ये नेचुरल कॉजेज हैं, है ना। तो इसमें से दो चीज देखें, खास करके वॉल्केनिक एक्टिविटी और सोलर आउटपुट, इनकी तो काफी संभावनाएं रहती हैं। हाँ, इसमें चेंजेस तो काफी थोड़ा मुश्किल होता है। बात समझ में आई। कई सारी, एक मूवी मैंने देखा था, उसमें यह दिखाया गया था कि अर्थ जो है, अब इसका सन धीरे धीरे डाई कर रहा है, सन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और उनको जो साइंटिस्ट हैं उन्हें क्या करना था, अर्थ को किसी इसी तरीके से, जैसा आपका हमारा सोलर सिस्टम, ऐसे सोलर सिस्टम में ले जाना था। तो उसके लिए अलग अलग बूस्टर लगाए गए थे। ऐसे मूवीज में ऐसे वो लोग करते रहते हैं, इस तरीके फैंटेसी चीजें बनाए रखते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है तो क्या करेगा मनुष्य, कैसे जिएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से वो बस अर्थ ऑर्बिट को चेंज करने का वो पूरा सिस्टम उसमें दिखाया गया था। एनीवे, तो याद रखिएगा ये सब क्या है, ये सब नेचुरल कॉजेज हैं। अब देखो सोलर आउटपुट की, हम वॉल्केनिक की बात करी, सोलर आउटपुट क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर जो हीट बैलेंस है उसको बनाने का काम करता है। सोलर आउटपुट आएगा, अर्थ के द्वारा जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, और उसके बाद इनकमिंग लाइट जो भी होती है उतनी ही आउटगोइंग लाइट भी होती है। जितनी लाइट आएगी उतनी वापस चले जाएगी, इसी को तो हीट बजट कहते हैं। यानी कि अर्थ अपने पास कुछ समय के लिए उस एनर्जी को बनाए रखती है, लेकिन धीरे धीरे उस एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करती रहती है।
अगर वो उस एनर्जी को रिलीज ना करे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि अर्थ भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी, एक गर्म आग के गोले में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो हीट बैलेंस होता है, जो हीट बजट, जो जितना ही आपका इंसिडेंट लाइट होती है, वैसे ही धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो भी वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो ये क्या है, आपका क्लाइमेट चेंज और उससे संबंधित कुछ आपको फैक्ट जिसे आपको याद रखना होगा। अब ये तो नेचुरल कॉजेज, और नेचुरल कॉजेज में क्या क्या चीजें होती हैं, अब हम इसमें आगे बात करेंगे। चलो ठीक है, नेचुरल कॉजेज हो गया एक, दूसरा मैनमेड कॉजेज। यहां पे एक पेज और ऐड करना चाहिए था, एनीवे चलिए ठीक है, हम लोग मैनमेड कॉजेज के बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं। ह्यूमन कॉजेज कह सकते हैं आप, ह्यूमन पहला नेचुरल कॉजेज, दूसरा ह्यूमन कॉजेज। यहीं पे इसको समझ लेते हैं ह्यूमन कॉजेज क्या क्या चीजें हैं, कैसे ह्यूमन अपने एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। क्या है सबसे पहले, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो है, इनका लेवल क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। अब कैसे बढ़ा रहे हैं भाई, बहुत सारे तरीके हैं ग्रीन हाउस गैसेज का लेवल बढ़ाने के। फॉसिल फ्यूल बर्न करता है कौन, फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए ऐसा माना जाता है कि देखो COP15 एक हुआ था, आगे आप जब पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से एग्रीमेंट कहां कहां पर हुए थे, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, सारी चीजें, तो आपको पता चलेगा कि पेरिस के अंदर, ठीक है ना, COP15 हुआ था एक पेरिस के अंदर, और पेरिस के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह कहा गया था कि जो 2100 आएगा 2100, इसमें जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और ये 2 डिग्री सेल्सियस कब का है, ये प्री इंडस्ट्री इरा का है, यानी जब तक इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उसके पहले की बात करी जा रही है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसे 2 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोका जाए। मौजूदा समय में यह अनुमान लगाया गया है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण 0.8 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है, यानी इतना तो बढ़ चुका है अभी तक, और 21वीं सदी तक हमें 1.5 पर ही रोकना है इसको। बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ठीक है, मनुष्य अगर ठान ले तो जो एनवायरमेंट को खराब कर रहा है वो एनवायरमेंट को अच्छा भी कर सकता है, डिपेंड करता है। और आप लोग पढ़ाई भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना, यूपीएससी का या सिविल सर्विसेज का मतलब ही है पॉजिटिव चेंज। जब कभी भी आप अपना जो आंसर लिखेंगे बेटा, उसमें आपके आंसर में ये झलकना चाहिए, यू वांट अ पॉजिटिव चेंज, सब कुछ सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, चाहे समाज की बात हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे जो पॉलिटिक्स की बात हो, कहीं भी क्या होना चाहिए, एक सकारात्मक चेंज आना चाहिए। तो वही सकारात्मक चेंज के बारे में भी, तो इसके लिए पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि नकारात्मक क्या चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या, ग्रीन हाउस इमिशन, और मैंने बताया कि 8 डिग्री सेल्सियस तक ये चल चुका है, बढ़ चुका है, और ये काफी खतरनाक है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समस्याएं आएंगी। दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जा रही है, पहला तो इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस तो कर ही रहे हैं, इस पे सोने पे सुहागा भी हम लोग लगा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड नंबर पे आप कहिए कि डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अब ये डिफॉरेस्टेशन क्या जानते हैं, जंगलों की कटाई हम लोग करते जा रहे हैं, और अब इसका पीछे कारण है, देखो एक एक चीज लिंक होती है एक एक चीजों से। जंगलों को क्यों काट रहे हैं, इसके पीछे कारण, मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण तो पॉपुलेशन है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, 8 अरब से ज्यादा, 8 बिलियन से ज्यादा जनसंख्या हो गई। अब इस जनसंख्या को रहने के लिए जगह चाहिए, घर बनाना है, खेती करना है, तो जंगल काटेंगे। और जंगल क्या करते हैं, जंगल ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फूड का प्रिपेयर करते हैं। जंगल ही नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो फूड में कन्वर्ट कौन करेगा, उसे फिक्स कौन करेगा, जब वो फिक्स नहीं होगा तो एनवायरमेंट में रह जाएगा, और एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग हुई तो क्लाइमेट चेंज।
एक चीज से क्या हो रहा है, एक चीज दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करिए आप। बस यही सोचिए आप कि एक के बाद एक कैसे होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, बायोडायवर्सिटी को फर्क पड़ेगा, बहुत सारे एरिया डूब जाएंगे, ऐसे ही कनेक्ट करते रहना है आपको कनेक्ट करना धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे चीजों को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका इंक्रीज है ना, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो इंक्रीज है ये, यानी ग्रीन हाउस गैस का लेवल क्या है, वो बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि जंगलों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता था वो अच्छे से नहीं होगा, और यानी कि फूड में कन्वर्ट नहीं होगा, और ऐसा ना होने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो आपका नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन कॉजेज। नेचुरल में बताया क्या क्या है, और ह्यूमन में मुख्य रूप से क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस, और दूसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हैं ये है। अब इसमें हम बात करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस इसका और ग्लोबल वार्मिंग का आपस में ये क्या संबंध चल रहा है, और ये ग्रीन हाउस गैस ये क्या होती है। इन दो तीन चीजों को हमें समझना होगा कि ग्रीन हाउस गैस जो आपको दिखाया वो क्या है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग कैसे है, ठीक है ना। तो एक बात और सुनिए, ग्रीन हाउस गैस का बार बार यूज करते हैं तो लोग इसको निगेटिव टर्म में ही हमेशा लेते हैं, है ना। आपको इसको थोड़ा पॉजिटिव भी मैं आपको बता रहा हूं कि इनिशियली ये पॉजिटिव कैसे था, लेकिन हम लोगों की वजह से इसको हमेशा निगेटिव कैसे समझा जाता है। तो जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस, पहले हम इसको समझते हैं, ये ग्रीन हाउस होता क्या है, व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस। तो देखो बेटा, इसका आप लोग डे टू डे लाइफ में भी इसको अनुभव कर सकते हैं ग्रीन हाउस को, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। आप कभी कहीं गए होंगे किसी फार्म वगैरह में, खेत वगैरह में, या फिर आप कहीं बोटेनिकल गार्डन वगैरह में चले जाइए, तो आपको वहां पे एक चीज देखने को मिलेगी कि ऊपर एक ग्रीन पर्दा या प्लास्टिक, व्हाइट जो प्लास्टिक है वो बड़े बड़े जो है जगह पे ऊपर बिछाए गए हैं, और नीचे खेती की जा रही है उसकी। ये क्यों किया जाता है, इससे जो दूसरे सीजन है उसमें भी सब्जियां उगाई जा सके, ठंडियों में भी गर्मियों के सब्जियां उगाई जा सके। यानी कि उस ग्रीन जो आपका लेयर था या फिर पॉलिथीन थी, उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर जो है अंदर का ज्यादा रहा। अब ये टेम्परेचर ज्यादा क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला आप एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप 8-9 बजे घर से निकले कार से, और आपने फिर कार को कहीं ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जहां पे सनलाइट डायरेक्ट उस पे पड़ रही है, और आप बाहर चले गए कुछ सामान लेने के लिए। जब आप वापस आते हैं और कार का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर से तेज गर्मी आपको लगती है ना, जबकि कार तो बंद थी। गर्मी कहां से आ गई उसमें, इसके पीछे क्या कारण है। आप कहेंगे सर सनलाइट पड़ रही थी अंदर उसके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सनलाइट पड़ रही थी तो सनलाइट रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, कम क्यों हुई, क्या कारण थे, सारा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ग्रीन हाउस यही प्रभाव है जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं कैसे क्या होता है। जरा सुनिए, ये सन है, सन से लाइट आती है अर्थ की तरफ, और सन से सबसे जो प्रोमिनेंट लाइट अर्थ के ऊपर पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट या विजिबल रेज, रेज कहते हैं इसको, है ना, विजिबल रेज। अब अगर आप क्रम में देखें तो सन के द्वारा बहुत सारा रेडिएशन होता है अलग अलग लाइट्स का, जैसे कि गामा लाइट का रेडिएशन, है ना, एक्स रेज का रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट यानी कि गामा, गामा किरण ये हो गया, गामा, ये कौन सा गया, एक्स किरण हो गई, है ना, ये क्या हो गया, परावैगनी तरंगे, है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेज हो गई पराबैगनी, पराबैगनी तरंगे। इसके बाद आपका आता है विजिबल, विजिबल यानी कि दृश्य तरंगे, और इसके नीचे आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, अवरक्त बोलते हैं इसको, अवरक्त तरंगे। ये एक क्रम है, और ऊपर से यहां नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आपका जो वेव लेंथ होता है, वेव लेंथ वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है, वेव लेंथ इंक्रीज। बात समझ में आई। तो यानी कि इसमें से अगर आप पूछा जाए कि कौन सी वेव शॉर्ट है और कौन सी वेव
लार्ज है? शॉर्ट और लार्ज या लॉन्ग वेव कौन सी है? तो लॉन्ग वेव कौन सी है? अवरक्त वाली। किससे लॉन्ग है? ये विजिबल से लॉन्ग है क्योंकि इससे बड़ी है। पराबैंगनी से लॉन्ग कौन सी है? विजिबल। एक्स से कौन? अल्ट्रावायलेट। गामा से कौन? एक्स रेज। यानी ऊपर से नीचे जाने पे हम शॉर्ट टू लॉन्ग वेव की तरफ हम जा रहे हैं। बात समझ में आई? अब यही चीज होता है, सन से जो लाइट आती है अर्थ के ऊपर, किस फॉर्म में होती है? वो विजिबल रेज के फॉर्म में गिरती है। और जब ये विजिबल रेज के फॉर्म में गिरेगी तो यहां पे अर्थ के द्वारा इसको एब्जॉर्ब करिए, तो ये कौन सी वेव होती है? ये शॉर्ट वेव होती है। कैसी होती है? शॉर्ट वेव। और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद जब इसको रिलीज किया जाता है तो इंफ्रारेड के रूप में, किसमें? इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगों के रूप में इसको रिलीज करते हैं। और ये जो होती है ये कैसी होती है? लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव होती है, बड़ी तरंग होती है। ये कौन सी होती है? छोटी तरंग आती है अर्थ पे, एब्जॉर्ब होती है और रिलीज किस में होती है? इंफ्रारेड के रूप में, यानी कि लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में ये रिलीज होती है। अब यहीं से शुरू होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लें कि आपके पास एक छन्नी है जिसे फनल आप कहते हैं, उसमें क्या करिए आप? कुछ चीजें छानिए। तो हमेशा जो भी लार्ज पार्टिकल होते हैं, बड़े, तो वो क्या करेंगे? वो ऊपर रह जाएंगे और स्मॉल पार्टिकल निकल जाएंगे। तो सेम रूप से यहां पे एक लेयर, जो भी गैस की लेयर पाई जाती है, और उस गैस के लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है ना, अमोनिया जैसी गैसेस होती हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, इन्वायरमेंट में है। तो शॉर्ट वेव जब आती है तो ये इसको नहीं रोकती क्योंकि छोटी तरंगे हैं, आराम से छनकर अंदर आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये लार्ज वेव या लॉन्ग वेव के फॉर्म में वापस भेजी जाती हैं तो ये बड़ी हो जाती हैं और इस वजह से ये इसके द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं। किसके द्वारा? ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं। और जब ग्रीन हाउस गैस के द्वारा ट्रैप कर लिया जाएगा तो टेम्परेचर ये बढ़ा देंगी। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। एक और चीज, जैसे कि कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि मरकरी है जो सन से सबसे नजदीक है, विनस दूसरे नंबर पे, अर्थ तीसरे नंबर पे है। सोलर सिस्टम की बात हो रही है। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर होना चाहिए? मरकरी पे होना चाहिए, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट कौन सा होता है? द हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? इट इज विनस। क्यों? बिकॉज देखो, जो आपका मरकरी है यानी बुध जिसे कहते हैं हिंदी में, उस पर कोई भी गैस नहीं पाई जाती है। तो जब वेव रिटर्न हो रही होती है लाइट, तो उसे कोई रोकता नहीं, वो चली जाती है ना, इसीलिए वो ठंडा है। लेकिन जैसे ही हम वेनस पर आते हैं, विनस पे ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं और वो क्या करती हैं? हीट को ट्रैप कर लेती हैं। इसी वजह से सबसे हॉट प्लेनेट कौन सा है? वेनस है। मरकरी भले पास में है, दूर होते हुए भी वेनस क्या सबसे हॉट हो जाता है क्योंकि उसमें ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि शॉर्ट वेव के फॉर्म में जो लाइट आएगी, लॉन्ग वेव के फॉर्म में क्या होगी? वो वापस जाएगी। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार की बात करें तो जो कार के अंदर जो गर्मी बढ़ती थी तो शॉर्ट वेव शीशे से अंदर तो आ जाती थी, लेकिन जैसे इंफ्रारेड के रूप में उसे वापस रिलीज किया जाता था, वो शीशे के द्वारा रोक लिया जाता था। तो कार में गर्मी क्या हुई? बढ़ी। और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, यही क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो देखो, हमारे यहां इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तभी तो टेम्परेचर पृथ्वी पर बना हुआ है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म कर दें तो टेम्परेचर अर्थ का डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, ये तो नेचुरल अकरिंग था। लेकिन अब मनुष्य ने इसमें एडिशन करना शुरू कर दिया। ग्रीन हाउस गैसेस पहले जितनी मात्रा में थी उससे और एडिशन किया, और एडिशन करने की वजह से क्या होना शुरू हुआ? एडिशन की वजह से गैसेस ज्यादा मात्रा में हो गई तो हीट ट्रैपिंग भी ज्यादा हो गई, और हीट ट्रैपिंग ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ने से क्लाइमेट के अंदर चेंजेस होंगे। बात समझ में आई? तो ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट है जो क्लाइमेट चेंज को करता है, और इसी से ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन बनता है। तो चलो एक चीज और कुछ देखते हैं, जरा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में थोड़ी सी बातें हम जानते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करता है ना? सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस देती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो देखो, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें ये भी लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस एंड मोस्ट ग्रीन हाउस
इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस देती है? तो सबको ज्यादातर ये समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है, लेकिन बट इट इज वाटर वेपर। इट इज वाटर वेपर जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। कौन करता है? वाटर वेपर। और ये ऑलमोस्ट जो 60% जो ग्रीन हाउस होता है इफेक्ट, वो वाटर वेपर ही देता है। बट समस्या ये है बेटा कि वाटर वेपर जो है ये एक प्रकार से कहा जाए तो वेरिएबल गैस होती है। किसी समय में इन्वायरमेंट के अंदर वाटर वेपर ज्यादा होगी तो हीट ट्रैपिंग ज्यादा होगी, किसी समय वाटर वेपर कम हो जाएगी, बिल्कुल लो हो जाएगी तो हीट ट्रैपिंग कम हो जाएगी। और ये लॉन्ग टर्म हमेशा से ये रहा है कि वाटर वेपर रहता है किसी समय नहीं रहता है। तो ये वेरिएबल भी है, इस वजह से इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके अगर इसको वाटर वेपर को हम लोग छोड़ दें, वाटर वेपर को छोड़ दें, तो बाकी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 40% बचा उसको हम कहते हैं कि चलो 40% नहीं, ये 100% है। यानी कि ये तो क्या था? वेरिएबल था, बाकी दूसरे गैसों को हम मान लेते हैं। तो उनमें से जो 60% ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देता है, ग्रीन हाउस बचे हुए में से वाटर वेपर को हटा दिया जाए तो बचे हुए में से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो 60% देता है वो कौन देता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। याद रखिए, यहां पर हमने वाटर वेपर को क्या किया? हटा दिया, बिकॉज ये क्या होती है? वेरिएबल होती है, चेंजेस इसमें होते रहते हैं। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी वेरिएबल माना जाता है और इसमें तो क्या इंक्रीज ही हो रहा है, कोई यहां पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज वाटर वेपर वाले कंडीशन में नहीं देखने को मिलता। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा जगह पे अवेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन जो स्टडी पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आया? इसके अलावा इसके बाद जो कोई गैस है जो ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, द नेम ऑफ गैस इज मीथेन। कौन सा नाम है? मीथेन। लिख दूं इसमें, मीथेन। ये ऑलमोस्ट 20% ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। 20% ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा दिया जाता है? मीथेन के द्वारा दिया जाता है। और मीथेन के साथ में ही एक और गैस है जिसे ओजोन कहा जाता है। ये भी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में अब पाई जाने लगी है। पहले बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन अब इसका भी अमाउंट क्या होगा? सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया है। हेंस ये भी क्या कर रहा है? ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHE। तो ये गैसेस को याद रखिए, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और अब मौजूदा समय में ओजोन। ओजोन का एक बात और याद रखिए, ओजोन हमारे यहां स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाया जाता है। अगर आप जब लेयर्स पढ़ते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं जब पढ़ते हैं आप, तो आपको पता चलता है द फर्स्ट लेयर जो कि 8 to 18 किलोमीटर तक होता है, इट इज ट्रोपोस्फियर। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन यहां नहीं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर। तो अगर ये स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाया जाता हो ओजोन, देन इट इज गुड, ये अच्छा होता है। लेकिन यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर में आ जाए तो ये क्या कॉज करेगा? ये इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट देगा एंड देन ग्रीन हाउस इफेक्ट अल्टीमेटली लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी ऑब्वियसली। तो जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस हम रिलीज करते जाएंगे उतना ही ये होता जाएगा। और ओजोन मेनली इसकी जो मात्रा है क्यों बढ़ रही है? इसकी मात्रा बढ़ने का कारण है, क्या कारण है? इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रीज में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ये रिलीज हो रही है, तो ये आपका कारण हो गया, ठीक है। हाँ चलो, ये तो एक तो इसकी बात हो गई, ओजोन की बात हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल।
अब क्या होता है, कोई भी पोटेंशियल नापते हैं आप किसी भी चीज की, आप किसी से कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से आप पोटेंशियल नापते हैं। तो यहां पे जो कंपेयर किया जाएगा पोटेंशियल नापने के लिए, तो कौन से गैस से किया जाएगा? तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको बताया, वैसे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अध्ययन करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा तो वाटर वेपर है, लेकिन अध्ययन करने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो यहां पे एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब ये देखा जाता है कि एक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्लोबल वार्मिंग करता है? एक टन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कितना ग्लोबल वार्मिंग करता है। अब उसी पे देखा जाएगा, यानी कितना लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी पे इसी से कंपेयर करेंगे किसी दूसरे गैस से, है ना, कि कोई दूसरा गैस अगर एक टन है, अदर गैसेस, ठीक है ना, वो भी कितना? एक टन, एक टन दूसरा कोई गैस है, और इसके कंपेयर में ये कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो क्या लिख सकते हैं आप? आपको अगर इसको परिभाषित करना होगा तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो हाउ मच एनर्जी अ गैस एब्जॉर्ब, 1 टन ऑफ गैस एब्जॉर्ब इन कंपैरिजन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ 1 टन, क्या? एक टन जो भी गैस होगी, एक टन गैस के अंदर मेजरमेंट ऑफ, इसको हम टन ही लिखते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ 1 टन ऑफ गैस एब्जॉर्ब्स amount of light in comparison of 1 ton of carbon dioxide absorbing amount of light, कह सकते हैं कि यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया जाए और वो जितनी मात्रा में लाइट एब्जॉर्ब कर ले, वहीं पे एक टन दूसरी गैस रख लेंगे और वो कितनी मात्रा में लाइट एब्जॉर्ब करती है। तो वही जो कंपैरिजन होता है उसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहा जाता है। बात समझ में आई? तो इसको एस्टिमेट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को आधार मानकर, कि कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं कितना एब्जॉर्ब कर रही है, फिर दूसरी गैस को देखते हैं ये दूसरी गैस कितना एब्जॉर्ब करेगी। ये हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है बेटा, ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा। तो सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पाया जाता है वो है आपका मीथेन में पाया जाता है। बात समझ में आई? मीथेन एक ऐसी गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी कि ग्लोबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपके कार्बन डाइऑक्साइड से कई ज्यादा गुनी है। ये लगभग 28 के लिए 28 to 36 टाइम्स होता है। 28 to 36 टाइम्स मोर ये किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ना। टाइम्स मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड से इतना ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि मीथेन ज्यादा अनस्टेबल गैस होती है और ये जल्दी से इन्वायरमेंट के अंदर इसको समाप्त होने की क्षमता रहती है, जल्दी इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इस वजह से ये इंपैक्ट डालती है थोड़े समय के लिए और बहुत तेजी के साथ ये इंपैक्ट डालती है। तो मीथेन क्या है? इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होता है। बात समझ में आई? तो ये एक चीफ इंपॉर्टेंट ऐसी गैस है कि अगर ये इसकी जो रिलीज की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग की जो दर है वो भी तेजी के साथ बढ़ेगी। समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी गैस से सबसे ज्यादा किसका होता है? मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसकी वजह से
और दूसरे को भी निकाल सकते हैं आप, ओजोन का भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की डिफिनीशन समझना है। यह समझना है कि मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन ये अनस्टेबल होने के कारण बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में नहीं रह पाती है, इसलिए इसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहती है, इस वजह से उसका इंपैक्ट और ज्यादा हमें दिखाई पड़ेगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे बात करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन देखना है कि वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन वो किस रेट पे हो रहा है, कैसे हो रहा है वर्ल्ड वाइड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। चलो देखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन वर्ल्ड वाइड, दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का पैटर्न कैसे बना हुआ है। इन्वायरमेंट के अंदर बात कर दी जाए तो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.035% है। कितना है? 0.035%। सबसे ज्यादा गैस जो परसेंट में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, इट इज 78%, एंड देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 21%, एंड देन ऑर्गन इट इज 0.91%, एंड चौथे नंबर पे कौन सा आ गया इसके बाद? द फोर्थ नंबर, यह कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसकी मात्रा कितना है? 0.035% है। काफी कम मात्रा है, स्टिल ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा कॉज करता है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो कौन कितना ज्यादा इमिशन करता है, तो दुनिया के अंदर हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि मान लो 100% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितनी है? 100% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इसमें से जो 1/3 कौन कौन कितना रिलीज करता है ये देखना है ना, इमिट कौन कितना ज्यादा करता है। तो इसमें से 1/3 एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो ओशिनिया है, ओशिनिया, इनके द्वारा, इन कंट्रीज के द्वारा जो 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज किया जाता है। यानी जो एशिया आपका कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, इन तीनों को मिला दिया जाए तो कितना? दुनिया के जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज का 1/3, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 33.33% कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होता है ना? यानी कि यही सारे मिलकर 33%, बाकी लोग जितना बच गया 66.67, तो इतना बच गया। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें से 28% और 100 में से 28% केवल अकेले नॉर्थ अमेरिका के द्वारा रिलीज किया जाता है। नॉर्थ अमेरिका, और इसमें भी कौन सा? यूएसए एंड प्लस कनाडा। यूएसए प्लस कनाडा, ये दो कंट्रीज मिलकर कितना रिलीज करती हैं? 28%। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही मिलकर, यानी कि ये दोनों मिलाकर हमारे पास कितना हो गया? 60% इमिशन हो गया। तो वर्ल्ड वाइड जो 60% इमिशन है वो कहां से हो रहा है? वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया वाला एरिया, और नॉर्थ अमेरिका में यूएस और कनाडा वाले जो क्षेत्र है वहां से 60% इमिशन हो रहा है। ठीक है ना? अब जरा इसमें कुछ आपको पैटर्न देखने की जरूरत है। पैटर्न देखने की यह जरूरत है कि जो पॉपुलेशन होता है, अगर यहां कहे पॉपुलेशन तो कहेंगे भाई 33.33% बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है यहां से तो, लेकिन दुनिया का पॉपुलेशन देखा जाए तो ज्यादातर पॉपुलेशन कहां पे उपस्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो ओशिनिया का एरिया है वो पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो ज्यादा इमिशन क्यों देखने को मिल रहा है इस एरिया में? क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। जबकि यहां पॉपुलेशन कम है, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, जिसमें यूएसए और कनाडा है, पॉपुलेशन कम है, फिर भी इमिशन ज्यादा है। तो हम अगर एक्चुअल में कंपेयर करना चाहें, यहां पे डेटा भले ही यहां पे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, यहां थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है, दुनिया में और जगहों पर भी कम दिखाई पड़ सकता है, लेकिन जो एक्चुअल चीजें हमें कब पता चलेंगी? जब हम पर कैपिटा इमिशन की बात करेंगे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितना इमिशन किया जा रहा है उसकी जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि कहां पे ज्यादा गैस का रिलीज हो रहा है। ठीक है ना? तो यूएसए के सिटीजन की बात करते हैं। तो जो यूएसए के सिटीजन है ना, यूएसए के सिटीजन, ये यूएसए के सिटीजन लगभग 19.7 टन इतना पर कैपिटा इमिशन होता है ना? कितना? 19.7 टन ये इमिशन जो होता है पर पर्सन।
पर पर्सन के द्वारा होता है। कहां पर? यूएसए के अंदर होता है। देखो कितना ज्यादा है, ठीक है ना। अब वहीं पे इंडिया की हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया तो यहां पे केवल 1.1 टन पर पर्सन। देख लो कितना अंतर है। तो यानी कि आपको एक्चुअल चीजें कहां पे पता चलती हैं? जब पर कैपिटा के ऊपर जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितना इमिशन किया जाता है, तब ये चीजें समझ में आती हैं। तो ये डिफरेंस है। और देखो इंडिया में ज्यादा दिखाई पड़ेगा, कारण क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर बाकी जगहों की बात करें तो पॉपुलेशन वहां पे क्या है? बहुत ही कम पॉपुलेशन है। समझ में आया? तो अगर देखा जाए तो एशिया, जो आपको बात हो रही थी ओशिनिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जरा फिर से हम देखते हैं। एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ओशिनिया है पूरा। इन पूरे एरिया में दुनिया की जो पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया का पॉपुलेशन 61% लगभग पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। लगभग कितना? 4 बिलियन पॉपुलेशन, 4 बिलियन पॉपुलेशन रहती है। और 4 बिलियन मिलकर कितना करते हैं? 33% करते हैं। बात समझ में आई? और अगर हम वहीं पे नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, चलो भाई नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में अगर पॉपुलेशन की चर्चा करें तो नॉर्थ अमेरिका का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जो है 325 मिलियन, यानी इनका पॉपुलेशन काफी कम है और फिर भी इनका रिलीज कितना है? 28% है। तो इससे हमें यह पता चल जा रहा है कि पर कैपिटा जो रिलीज है वो ज्यादा कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। और वो लोग इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। और एशिया में ज्यादातर कैसी है? डेवलपिंग कंट्रीज है। बात समझ में आई? तो ठीक है, ये तो हमने कुछ कंपेयर किया कि रिलीज कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कहां होता है, और इसी सारे इमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये आपके मेंस में ऐसे फैक्ट आप डाल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा मैं तो आपको आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि वो रिपोर्ट क्या बता रही है कि ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज है इसका पैटर्न कैसा बना हुआ है, क्या पॉजिटिव पैटर्न है, कुछ निगेटिव दिखाई पड़ रहा है, क्या चीजें, तो वो सब रिपोर्ट के अंदर पता चलेंगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से मिलूंगा तो वो रिपोर्ट और साथ में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ और चीजें, लाइक ओजोन होल और उसका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, कैसे इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। आप लोग रेस आईएएस के साथ जुड़े हैं और मैं हूं हिमांशु राय। आप जुड़े इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।